हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोगों का सीटेट का प्रिपरेशन बहुत बेहतर तरीका से चल रहा होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए दोनों के लिए मैं मैथ एनालिसिस लेकर के आता हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर आपको प्रश्न होते हैं और वैसे भी प्रश्न होते हैं जो कि अन्य सीटेट एग्जाम में पूछे होते हैं और उनकी जो सीटेट में आने की प्रबल संभावना होती है। तो चलिए हम लोग बिना विलंब किए हुए हम लोग पेपर की ओर चलते हैं और प्रश्नों की ओर चलते हैं। अब देखिए, ये आपका प्रश्न है और सीटेट इसे बार बार पूछता है, हमेशा पूछता है। ऐसा प्रश्न आपको निश्चित है कि एक आपको पेपर 2 में पूछेगा ही। देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि दोबारा बनाने पर लोहे की एक बेलनाकार छड़ की लंबाई मूल लंबाई की 16 गुनी हो जाती है। यही कोई यहाँ पर बेलनाकार जो है छड़ है और यहाँ पर कह रहा है कि जो उसकी लंबाई है वो 16 गुनी हो जाती है। तो यदि हम इसकी लंबाई को L1 मान लें, ठीक है ना, तो L1 क्या हो जा रहा है आपको, यदि 1 है तो L2 यदि हम दोबारा उसके लंबाई यदि बढ़ा दिया जा रहा है तो वो 16 गुनी हो जा रही है, अर्थात 16 हो जा रही है। इतनी बात आपको पता होगी। यदि यहाँ पर L1 को हम लोग R1 मान लें कि यह R1 इसकी त्रिज्या है, जो L1 लंबाई जो पहले वाली लंबाई थी, ये क्या आपकी पहले की लंबाई है, ठीक है ना, पहले वाला जो बेलन है वो है। पहले वाला के लिए हमने R1 मान लिया कि इसकी त्रिज्या R1 है और जो L2 है उसके लिए हमने मान लिया कि इसकी त्रिज्या आपको R2 है। तो इस स्थिति में आपको यहाँ पर कह रहा है कि इस नई छड़ की त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी जो त्रिज्या है इस त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यहाँ पर वो पूछ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यदि हम बेलन के आयतन के बारे में बात करें कि बेलन का जो वॉल्यूम होता है वो आपको क्या होता है, आप जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। अब इनका प्रभाव आपको पता करना है तो दोनों को आप इक्वल भी कीजिएगा। कैसे, पाई आर स्क्वायर एच की जगह पर क्या है आपको L1 लंबाई है तो इसे हमने L1 मान लिया और यहाँ पर स्क्वायर हो गया, ठीक है। और पाई R2 स्क्वायर और यहाँ पर हमने L2 ले लिया, ठीक है ना। जो H है H की जगह पे L1 और L2 है, ठीक है। यहाँ पर जो बेलन की परिवर्तन है यहाँ से आपको पता चल जाएगा। अब इतना बात आपको पता करने के लिए अब यहाँ पर आप उसका मान पुट कीजिए जो आपको दिया हुआ है। तो L1 L2 का आपको वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तब पाई R1 का स्क्वायर, यहाँ पर L1 कितना दिया हुआ है आपको 1 है, तो यहाँ पर कह रहा है कि पाई R2 का स्क्वायर L2 कितना हो जा रहा है आपको 16 हो जा रहा है। अब इन्हीं के बीच आपको R1 और R2 के बीच में रिलेशन पता करना है कि कैसा रिलेशन हो रहा है। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, पाई से पाई क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए R1 का स्क्वायर है, ये R2 का स्क्वायर इधर गुणा में है तो इधर चला जाएगा तो आपको भाग में हो जाएगा, ठीक है। ये R1 का स्क्वायर भाग में R2 का स्क्वायर हम लोग ऐसा इसे लिख सकते हैं और इसे हम लिख सकते हैं 16/1। तो यदि हम यहाँ से हम R1 और R2 के बारे में पता करें कि R1/R2 क्या होगा, यहाँ पर R1 यहाँ पर स्क्वायर है तो उधर जाकर के वर्गमूल निकल जाएगा, अर्थात ये 4/1 हो जाएगा। इतनी बात आपको पता चल गई। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो ये R1 है वो 4 है और यहाँ पर जो R2 है वो 1 है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो R1 यहाँ पर है वो आपको 4 है और यहाँ पर जो R2 हो जा रहा है 1 हो जा रहा है। अर्थात पहले यदि उसकी त्रिज्या 4 इकाई थी तो जब दोबारा उसकी लंबाई बढ़ा दिया है तो उस समय उसकी त्रिज्या कितनी हो जा रही है, 1 इकाई हो जा रही है। इसमें क्या प्रभाव पड़ रहा है उसी को आपको इस ऑप्शन से पता करना है। अब ऑप्शन में कह रहा है कि मूल की 4 गुनी हो जा रही है। मूल तो आपका 4 है लेकिन जो R2 हो जा रहा है 1 हो जा रहा है, 4 गुना हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है, तो नहीं, ये आपको यहाँ पर आपको ये गलत हो जाएगा। 4 गुना नहीं होगा बल्कि 1/4 गुना होगा, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि मूल की 1/4 गुनी हो जा रही है। हाँ, ये बात आपको सही है, ये आपको मूल की 1/4 गुनी हो जा रही है। कैसे, पहले जो था त्रिज्या R1 वो था 4, ठीक है। अब जब इसका हम 1/4 गुनी हो जा रही है कह रहा है, अर्थात 1/4 4 गुना 1/4, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो रही है, 1 हो रही है, तो वही तो 1 आ रहा है, इसलिए 1/4 गुनी हो जा रही है। इसका ऑप्शन सही होगा। आशा है कि ये बात आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगी, आ गई होगी। तो समझ में आ गई होगी तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए, ये आपका प्रश्न ये कह रहा है कि तार के 2 टुकड़े हैं और प्रत्येक की लंबाई 144 सेंटीमीटर। कह रहा है कि कोई तार का 2 टुकड़ा है और 144 यहाँ पर उसकी लंबाई है। तार के एक टुकड़े से एक वर्ग बनाया जाता है और दूसरे टुकड़े से एक बंद आकार का अर्धवृत्त बनाया जाता है। जो ये टुकड़ा एक टुकड़े से वर्ग बनाया जा रहा है और कह रहा है कि एक टुकड़े से अर्धवृत्त आपको बनाया जा रहा है, ठीक है। और इनकी जो लंबाई है तार की वो है 144, ठीक है ना। और दोनों की लंबाई क्या है आपको 144 है। आगे प्रश्न में कह रहा है
कि वर्ग के क्षेत्रफल और अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो क्षेत्रफल आप यदि वर्ग की बात करें तो आपको जानते हैं कि भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है आपको, यदि इसकी क्षेत्रफल के बारे में बात किया जाए तो ये होता है आपको भुजा स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर जो भुजा स्क्वायर है, भुजा स्क्वायर है, तो भुजा तो आपको पता है नहीं, इसका आपको क्या पता है, परिमाप पता है, क्योंकि जो तार से ही बना हुआ है और जो जितनी तार की लंबाई होगी उतना ही उसका परिमाप होगा। तो यहाँ पर आपको परिमाप पता है, ठीक है ना, परिमाप पता है तो परिमाप से आप भुजा निकाल सकते हैं। तो वर्ग का परिमाप के बारे में बात करें कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, आपको 4 गुना भुजा होता है। तो 4 गुना भुजा मान लीजिए कि a है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्ग का आपको दिया हुआ है परिमाप 144 है, ठीक है, और यहाँ पर आपको 4 गुना भुजा हो गया, ठीक है। तो यदि हम भुजा की बात करें अर्थात a की बात करें तो क्या हो जाएगा, 144 और बटा के 4 हो जाएगा। आशा है कि इतनी बात आपको पता चल गई। यदि हम इसे कैंसिल करें तो कितना हो जाएगा, आपको 36 हो जाएगा, अर्थात उसकी भुजा कितनी है, 36 है। अब उसी तरह से जो ये अर्धवृत्त है ये भी क्या है, इसका परिमाप है, ठीक है ना। तो अर्धवृत्त का परिमाप आप जानते होंगे, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, अर्धवृत्त का आपका परिमाप, ठीक है, अर्धवृत्त का परिमाप, परिमाप आपको क्या होता है, आप जानते हैं कि वृत्त का परिमाप 2 पाई आर होता है। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है आपको, पाई आर प्लस 2 आर, ठीक है, पाई आर। अब जब वृत्त होता है पूरा गोला उसका परिमाप होता है पाई आर, ठीक, 2 पाई आर। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये आर है और ये आर है, दोनों आर जुट करके यहाँ पर 2 आर आपको जुड़ना होता है। यहाँ पर जो 2 पाई आर उसका परिमाप होता है, उसमें यदि हम 2 से भाग दें तो आपको आता है पाई आर, ठीक है। लेकिन पाई आर है क्या, पाई आर आपको यहाँ से जो यहाँ तक की लंबाई है ना, यही सिर्फ पाई आर है। लेकिन अर्धवृत्त का यदि पूरा परिमाप कहा जाए तो उसमें ये भी शामिल है, और ये है क्या, आपको इसका डायमीटर होता है, और डायमीटर क्या होता है आपको 2 आर होता है। तो पाई आर प्लस 2 आर, इतनी बात आपको पता चल गई। और यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि इसका परिमाप कितना है, आपको 144 है, इसका परिमाप आपको यहाँ 144 है। तो यहाँ पर आप r को यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आप r कॉमन लीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, पाई का अर्थात 22 बटा के 7 और प्लस 2 इस तरह से लिख सकते हैं बराबर 144, ठीक है। अब यहाँ पर r के बारे में यदि बात किया जाए तो इससे हम लोग उधर डायरेक्ट r का मान यहाँ से निकाल सकते हैं 144। ध्यान दीजिएगा, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 7 हो जाएगा, 7 गुना के 14 और 22 14 जोड़िएगा तो 36, 36 बटा के 7 और 7 उधर चला जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, और 36 यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको भाग में हो जाएगा, और 36 से आपको कट जाएगा कितनी बार में, 4 बार में। तो ये क्या आपको आया, 28 आ गया। यहाँ से जो उसकी जो त्रिज्या है वो आपको 28 आ गई, और यहाँ पर आपको भुजा इसे कितनी आ गई, 36 आ गई। और इनके क्या है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात के बारे में पूछ रहा है कि आपको जो क्षेत्रफल है वर्ग का और अर्धवृत्त का, इन दोनों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफलों का अनुपात में यदि हम अनुपात जो पूछ रहा है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करें कि अनुपात क्या होगा। तो जो आपका वर्ग का आपको क्षेत्रफल होता है क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी आई है यहाँ पर आपको 36 आई है, अर्थात 36 गुणा 36 हो गया, ठीक है। अब बटा में, अब यहाँ पर जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल के बारे में बात किया तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, आपका वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर जो अर्धवृत्त होगा वो भी आपको पाई आर स्क्वायर बटा के 2 हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर बटा के 2। अब यहाँ पर आप r का वैल्यू पुट कीजिए। अब r का वैल्यू आप यहाँ से पुट कीजिएगा तो r का वैल्यू तो आप जानते हैं कि r का वैल्यू आपको कितना प्राप्त हो गया है, 28 प्राप्त हो गया है। तो इसे आप लिख सकते हैं ना 36 गुणा 36 बटा के पाई का मान कितना होता है 22 बटा के 7, ठीक है, 22 बटा के 7 हो गया। और सबके बटा में 2 है, यहाँ पर एक बात इसे याद रखिएगा, गुना है यहाँ पर r का वैल्यू आपको कितना आ रहा है 28 आ रहा है, अर्थात 28 गुना आपका यहाँ 28 हो गया। अब इससे हम इसे क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपको 11 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसे कैंसिल करें तो 7 चौके 28 4 बार में कट जाएगा, और यहाँ से इसे हम लोग 4 से करें कर सकते, आपको 9 चौके 36 आपको कट जाएगा। और फिर ये जो आपको 28 है और 28 से आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, तो ये कितना बार हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये 14 हो जाएगा, तो ये आपको 18 हो जाएगा। जब ये आपको 9 होगा तो ये आपको क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, अर्थात 81 और बटा के यहाँ पर आपको
आपको यहाँ पर 11 बचा हुआ है, तो 11 सते 77, ठीक है। यदि इनका हम अनुपात कहें तो 9 81 और ये आपका 7 है और ये आपका 11 बचा हुआ है, अर्थात 81/77, ठीक है। तो अनुपात इनका क्या हुआ, 81 अनुपात आपको 77 हो गया। आशा है कि इतनी बात आपको पता चलेगी। इनका अनुपात क्या है, 81/77। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आशा है कि ये भी बात आपको समझ में आ गई है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न आपको क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है किसी समलंब का क्षेत्रफल 512 वर्ग सेंटीमीटर है। कह रहा है कि कोई समलंब है, ठीक है, ये इस तरह का कोई आपको समलंब यहाँ पर हो गया और यहाँ पर कह रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो 512 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। उसकी दोनों असमांतर भुजाओं की लंबाइयां आपको कितनी है, 17 और 23 है। 17 और 23 है जो कि असमांतर भुजाएं हैं। आगे कह रहा है कि और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी जो है ना वो आपको 16 सेंटीमीटर है, अर्थात जो यहाँ पर लंब है वो आपको 16 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पर समलंब का परिमाप क्या होगा, यहाँ पर पूछ रहा है कि इसका परिमाप क्या होगा। तो यदि हम इसके क्षेत्रफल के बारे में बात करें कि समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का आपको क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो ये होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा शीर्ष लंब, ठीक है। तो समांतर इसका हम नाम दे दे रहे हैं, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये आपको मान लीजिए कि ई हो गया। यहाँ पर समांतर भुजाओं का योग अर्थात एडी प्लस बीसी, एडी प्लस बीसी, ठीक है। और गुणा लंब, लंब अर्थात जितना आपको दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर डीई, तो आपको 16 सेंटीमीटर हो गया। आशा है कि इतनी बात आपको पता चल गई। अब यहाँ पर समलंब का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है कि कितना आपको 512 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये दो क्या है, इधर भाग में है तो इधर चला आएगा तो ये गुणा में हो जाएगा, और जो 16 है उधर गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, आपको भाग में हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा, एडी प्लस बीसी हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आप इसे कैंसिल कर सकते हैं 8 बार में, और 8 से इसे कीजिए तो 8 सते 56, 8 छके 48, 6 बार में जाएगा, और 8 त्रिक 24 और 4 32, 64। अर्थात यदि हम एडी प्लस बीसी की बात करें तो कितना आया आपका, 64 आ गया, ठीक है। एडी प्लस बीसी है क्या, एडी प्लस बीसी है, और आपको यहाँ पर ये दो भुजाएं पता है, तो यदि हम इन चारों भुजाओं को जोड़ दें तो इसका परिमाप आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पर परिमाप ही तो पूछ रहा है, तो परिमाप आपका क्या हो जाएगा, परिमाप क्या हो जाएगा, ये तो दो भुजाएं हैं ही, ठीक है, और इन दो भुजाओं को जोड़ दें तो इन दो भुजाओं का जो योग है आपको पता चल गया कि 64 है। तो इन चारों को जोड़ दीजिए, अर्थात जो 64 है उसको, और 23 और 17 को जोड़ दीजिए, अर्थात 64 प्लस 23 प्लस 17, तो इसे जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपको 60, अर्थात क्या हो गया 104। आपका परिमाप निकालना है, सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 104 सेंटीमीटर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए आपका ये अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि मोटे कागज की 12 शीटों का भार 40 ग्राम है, यहाँ पर कह रहा है कि जो 40 ग्राम आपका भार है कितना, 12 शीटों का, 12 शीटों का आपको यहाँ पर 40 ग्राम भार है, यहाँ पर ये बात आपसे कह रहा है, ठीक है। आगे कह रहा है कि तो उस कागज की कितनी शीटों का भार आपको 3.5 किलोग्राम होगा। कह रहा है कि यदि 40 ग्राम का यहाँ पर 12 शीटों का भार है, चूंकि यदि मान लिया जाएगा कि चूंकि 40 ग्राम का 12 सीटें हैं, तो यदि हम 1 ग्राम में कितनी सीटें बनेगी यदि उसकी हम बात करें तो क्या हो जाएगा, आपको 12/40 हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात आपको पता चल गई। अब यदि उसी तरह से बात किया जाए कि 3.5 kg में कितनी सीटें बनेगी, 3.5 kg, 3.5 kg का अर्थ क्या हुआ आपको 3500 ग्राम, ठीक है। 3500 ग्राम में कितनी सीटें बनेगी, तो आपको इतना से गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 12/40 गुना 3500, ठीक है। आशा है कि इतनी बात आपको पता चल गई। अब इसको आप कैंसिल सिर्फ कर लीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य आपको कैंसिल हो जाएगा, 4 12, और यहाँ पर इससे बात किया जाए तो ये हो जाएगा आपको इतना 10/50, ठीक है। 10/50 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्थात 3.5 kg में कितना आपको सीट बनेगा, 1050 सीट बनेंगे। आशा है कि ये बात भी आपको पता चल गई होगी। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अब देखिए ये आपका प्रश्न है, कह रहा है कि व्यंजक इतना में के गुणनखंड इसमें से कौन है। तो यहाँ पर गुणनखंड में आपको तोड़ने के लिए ध्यान देना है कि किसमें आपको दिया हुआ है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि एक्स है और बाकी जगह वाई जेड दिया हुआ है, तो एक्स सबसे अलग रह जाएगा, वाई जेड में ही हम लोग रिलेशन ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे उसी को चलिए देखिए। यहाँ पर ये है क्या है 25x² है, माइनस यदि हम इनमें से कॉमन ले लेते हैं, इनमें से जो तीनों हैं उनमें से हम माइनस यदि कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 4y²। तो 4 को लिख सकते हैं 2y², इस तरह से लिख सकते हैं ना। तो ये जो माइनस कॉमन लिए हैं तो अंदर के सभी चिन्ह क्या होंगे आपको बदल जाएंगे, तो ये प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस वाला हो जाएगा। और ये है आपको 28yz है, ठीक है ना, ये 28yz है। और यहाँ माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर जो 49 है उसे हम लोग लिख सकते हैं 7z²। आशा है कि इतनी बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब चलिए आगे क्या करेंगे हम लोग। ये है 25x², ठीक है। अब ध्यान दीजिए यह a² माइनस 2ab प्लस b² के फॉर्म में आ गया। ध्यान दीजिए यहाँ पे यदि 2ab की बात करें तो 2a का मान कितना है आपको 2y और b का मान कितना है आपको 7z, इनका गुणा कर दीजिए 7×4 28yz हो जाएगा। आशा है कि इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो आप जानते हैं कि आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² माइनस 2ab प्लस b² होता है, ठीक है। इतनी बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। तो हम इसे लिख सकते हैं इस तरह से ना, क्या लिख सकते हैं 2y माइनस 7z लिख सकते हैं का होल स्क्वायर। अब तो लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। और जो हमने 25x² है, ठीक है, यहाँ पर हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसे हम कैंसिल कर देना है। 25x² क्या लिख सकते हैं 5x² इस तरह से भी तो लिख सकते हैं ना। अब ध्यान दीजिएगा ये किस पैटर्न पे आ गया, अब ये आ गया a² माइनस b² के पैटर्न पे आ गया। और इसका फॉर्मूला आप जानते हैं कि क्या होता है a प्लस b इंटू a माइनस b होता है। a² माइनस b² बराबर a प्लस b इंटू a माइनस b होता है। तो इसे आप उस रूप में तोड़ लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ये a का काम करेगा और ये आपका b का काम करेगा टोटल, ठीक है। तो यहाँ पर a प्लस b, तो प्लस b कितना है 2y माइनस 7z है, ठीक है। अब यहाँ पर a माइनस b, तो a क्या है आपको 5x है। और यदि b की बात करें, यदि हम यहीं पर b की बात करें तो माइनस b कितना है 2y माइनस 7z, 2y माइनस 7z, ठीक है। ऐसा है कि इतनी बात आपको पता चल गई। अब ध्यान दीजिए इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ना 5x प्लस 2y माइनस 7z इंटू 5x। ध्यान दीजिएगा यहाँ माइनस बाहर है तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा, तो माइनस 2y प्लस 7z हो जाएगा। और ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा ऑप्शन ये आपको आ रहा है। यहाँ 5x प्लस 2y माइनस 7z, 5x प्लस 2y माइनस 7z और आगे है 5x माइनस 2y प्लस 7z, ठीक है, प्लस 7z। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये भी आपको एक्सप्रेशन बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 3m माइनस 1 में 3m बराबर 3 है, जहाँ m 0 के बराबर नहीं है और m² प्लस 1 में 81 m² का मान क्या होगा यहाँ को पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न में यहाँ पर जो है ना वो यहाँ पर आपको नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है और यहाँ पर आपको 81 है, ठीक है। आशा है कि इतनी बात आपको पता चल गई, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि अब यहाँ पर क्या करना है, वहां पर आपको कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं होना चाहिए, जो कि यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई है। तो हम लोग क्या करेंगे कि वो 3 क्या हो जाएगा हटेगा, ठीक है। तो यहाँ से 3 हटाने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि जो पूछ रहा है उसमें आपको वहां पर कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 3 हटाने के लिए क्या करेंगे, यदि हम इस इक्वेशन में 3 से भाग दें तो यहाँ से 3 क्या हो जाएगा हट जाएगा। तो यदि हम भाग देते हैं यहाँ पर डिवाइडिंग बाई 3, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका m सिर्फ बचेगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 में जब भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपको 3 आ जाएगा और 3 से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा
m हो जाएगा और बराबर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 3 में 3 से भाग देंगे तो ये 3 3 कर क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ भाग देंगे, यदि यहाँ हम 3 से भाग देंगे तो ये 3 कैंसिल हो करके m आएगा सिर्फ, और यहाँ पर हम लोग जब भाग देंगे तो यहाँ पर 3 भाग हो जाएगा, 1 में तो भाग हो जाएगा, 3 से गुणा करके 9m हो जाएगा, ठीक है, और बराबर हो जाएगा इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मान पूछ रहा है कि m स्क्वायर अब प्लस 1 बाई में 81 m स्क्वायर का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इसका स्क्वायरिंग आप कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग आप कर दीजिए बोथ साइड। तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिएगा तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे क्या हो जाएगा, आपको टूट जाएगा, ये इसका स्क्वायर आप कर दीजिएगा तो यह a माइनस बी के होल स्क्वायर पे क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसका क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो b कितना है, 1 बाई में 9m है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई में 81 m स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस 2ab, a का मान दिया है आपको m हो जाएगा, और b का मान आपको 1 बाई में 9m हो जाएगा, ठीक है ना। आशा है कि इतनी बात पता चल गई, ठीक है, और बराबर 1 स्क्वायर का तो 1 स्क्वायर ही होगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से m क्या हो जाएगा, आपको कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस 1 बाई में 81 m स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ध्यान दीजिए उधर 1 है इधर माइनस है, तो माइनस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये 2 बाई में 9 हो गया, तो 1 प्लस 2 बाई 9, ठीक है। तो यदि हम इसे पूर्णांक के रूप में लिखना चाहें तो 1 पूर्णांक 2 बाई 9 हम लोग लिख सकते हैं, 1 पूर्णांक 2 बाई 9 हम लोग लिख सकते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये भी बात आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, ऐसा प्रश्न हमने पीछे भी देखा है, ठीक है, तब इसे आप आसानी से चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन चलिए मैं आपको बना दे रहा हूँ। पुनः वही काम करना है, यहाँ पर देखिए इसमें संबंध किसमें है, एक्स वाई इसमें संबंध है, तो पहले हम लोग इसका काम करेंगे उसके बाद इसका काम करेंगे, अर्थात इसे लिख सकते हैं 49 माइनस, ठीक है। यहाँ पर जब हम माइनस लिखेंगे तो माइनस क्या करेंगे, कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, जहाँ प्लस है वहां क्या हो जाएगा, आपको माइनस हो जाएगा, 2xy हो गया। अब इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो जाएगा 49, ठीक है, और माइनस ये क्या हो गया, a माइनस बी के होल स्क्वायर को हो गया, अर्थात x माइनस वाई का क्या हुआ है, a होल स्क्वायर हो गया। अब ध्यान दीजिए ये जो 49 है, 49 को हम लोग लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर ना, 49 का हम लोग आसानी से लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हम लोग 49 को हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए यह पुनः उसी पैटर्न पर आ गया, किस पैटर्न पर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के पैटर्न पर, और तो जानते हैं कि यह a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है, ठीक है। तो इसे आप उसी रूप में तोड़ लीजिए, तो a प्लस बी, तो b का मान x माइनस वाई हो जाएगा, और इंटू a माइनस बी, a का मान सेम है, माइनस b लिखेंगे तो b का जो अंदर का चिन्ह होगा वो बदल जाएगा, ठीक है, तो x प्लस वाई हो जाएगा, और यही ऑप्शन इसका जिस जो ऑप्शन में ये होगा वही उसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो 7 प्लस एक्स माइनस वाई, 7 प्लस एक्स माइनस वाई, 7 माइनस एक्स प्लस वाई, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आशा है कि ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि इतना है बराबर इतना है, तो यहाँ पर 5x माइनस 1/4 का मान आपको ज्ञात करना है। तो इससे पहले आपको x का मान ज्ञात करना है, तो चलिए x का मान आप आसानी से इसे ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान दीजिए इनका एलसीएम में लेंगे तो आपको 6 होगा, और यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो इसे भाग देंगे तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, अर्थात ये क्या हो जाएगा, 3 दूना के 6 माइनस 8 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस हो गया। पुनः अब 2 से 6 में भाग दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, आपको 3 से मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, 3 दूना के 6x हो जाएगा, और प्लस आपको 3 हो जाएगा, और बटा में आपको क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा इनका एलसीएम, ठीक है, इनका एलसीएम आपको 6 हो जाएगा। अब बराबर में क्या है, अब इनका एलसीएम लीजिएगा तो ये आपको 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6x प्लस 7 हो जाएगा। आशा है कि इतनी बात आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। अब चलिए देखिए ध्यान से, x यहाँ पर 6 और 6 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब चलिए ध्यान दीजिए 6x और 6x क्या हो जाएंगे, आपको यहाँ पर 12x हो जाएंगे। अब यहाँ माइनस 8 है प्लस 3 है तो ये हो जाएगा -5, और बराबर ये क्या है 6x प्लस 7 है। अब देखिए ये माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये 12x में से 6x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपको 6x हो जाएगा। अब यहाँ पर जो माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आपको
12 हो जाएगा और 6 से 12 दो बार में कैंसिल हो जाएगा, अर्थात x की वैल्यू यदि कही जाए तो क्या आपको प्राप्त होगी, 2 हो गई। और आपको निकालना क्या है, निकालना है आपको 5x माइनस 1 बाई में 4 का मान आपको निकालना है। बस इसमें x को पुट कीजिए और इसका मान ज्ञात कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 1 बटा के 4 अर्थात 9/4 इसका वैल्यू हो गया। तो 9/4 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 इसका, यही इसका आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये भी बात आपको बढ़िया समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब ये देखिए आपका प्रश्न है, प्रश्न कह क्या रहा है, कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी का एक शीर्ष एडी है, शीर्ष लंब एडी है। यदि हम यहाँ पर समबाहु त्रिभुज के बारे में बात करें कि ये समबाहु त्रिभुज ए बी और सी है, उसका शीर्ष लंब कह रहा है कि वह एडी है, ठीक है। आगे कह रहा है कि तो 4AD का स्क्वायर, यहाँ पर कह रहा है कि 4AD का स्क्वायर निम्न में से कौन सा होगा, यहाँ को पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एडी के बारे में पूछ रहा है कि वो निम्न में से क्या होगा। तो यदि हम इसकी बारे में बात करें, ये क्या है, ये आपको बीसी है ना, ये टोटल क्या है, बीसी है। तो जो समबाहु त्रिभुज का जो आपको लंब होता है, शीर्ष लंब होता है, भुजा को 2 बराबर भागों में क्या करता है, बांटता है। तो यदि हम इस पार्ट की बात करें तो इसको हम लोग कह सकते हैं ना BC बटा के 2, और इसको भी हम लोग कह सकते हैं क्या, BC बटा के 2। आशा है कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये है आपका एडी। तो ये क्या होगा, आपको यहाँ पर लंब है तो यहाँ पर लंब हो जाएगा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से ना, क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यदि हम इस त्रिभुज में बात करें, एबीडी त्रिभुज में बात करें कि एबीडी त्रिभुज, ठीक है ना, इसमें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ लिख सकते हैं ना कि लंब, यहाँ पे ये क्या काम करेगा, ये कर्ण का काम करेगा। अब इसके लिए, इस त्रिभुज के लिए कर्ण का काम करेगा। तो यहाँ पर जो कर्ण है, कर्ण क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो कर्ण हो जाएगा AB का स्क्वायर, अब क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा, अर्थात AD, ठीक है। AD का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, BC/2, आधार है आपका BC/2 का स्क्वायर हो जाएगा। आशा है कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ध्यान दीजिए, ये AD है, आपको चाहिए 4AD बराबर, 4AD स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो आप जानते हैं एक बात और कि जो समबाहु त्रिभुज होता है, जो समबाहु त्रिभुज होता है उसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, अर्थात AB बराबर होगा इसके और ये बराबर होगा इसके, माने तीनों भुजाएं आपस में बराबर होगा। तो AB बराबर BC हो जाएंगे बराबर CA हो जाएंगे, ये तीनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हमको चाहिए रिलेशन AD में, तो हम लोग AB को AD में चेंज करेंगे, AB को हम लोग AD में चेंज करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अब AB बराबर इतना है, तो हम लोग इसके जगह पर जो है AB है, AB के जगह पर हम टोटल BC भी लिख सकते हैं, क्योंकि AB बराबर BC है, BC बराबर CA है। तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, BC का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और BC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AD का स्क्वायर प्लस BC/2 का यहाँ पर स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, अब आपको कुछ नहीं करना है, इसी को आपको कैलकुलेट कर लेना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हो गया आपको BC स्क्वायर बराबर, ये AD है तो ये BC²/2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, और इनका एलसीएम लीजिएगा, ये 2 नहीं बल्कि 2 का स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर उनका एलसीएम लीजिएगा तो नीचे क्या होगा, आपको 4 होगा, अर्थात ये क्या हो जाएगा, आपको 4AD स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 4AD स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा आपको BC स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो 4 है इधर आपको चला जाएगा, ये 4 क्या है इधर चला जाएगा, तो BC से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अर्थात 4BC स्क्वायर बराबर 4AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब BC इधर आकर क्या हो जाएगा, आपको घट जाएगा, तो BC इधर आकर के घटेगा तो क्या हो जाएगा, 3BC स्क्वायर बराबर 4AD स्क्वायर आपको हो जाएगा। तो यहाँ पर यही ना पूछ रहा है कि 4AD स्क्वायर बराबर क्या होगा, 4AD स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो 4AD स्क्वायर बराबर 3BC स्क्वायर होगा, 3BC स्क्वायर होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये भी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए आपका अगला प्रश्न कर रहा है किसी त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D है। यहाँ पर कह रहा है कोई त्रिभुज ABC है, कोई त्रिभुज यहाँ पर है ABC, ABC है, ठीक है।
और BC पर एक बिंदु D है, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बिंदु आपको है और ये है D है, तथा BD को E तक बढ़ाया गया है। BD को क्या किया गया है? E तक बढ़ाया गया है। E तक आपको यहाँ मान लीजिए कि यहाँ तक उसे बढ़ा दिया गया है कोई E पॉइंट तक, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिए, आगे कह रहा है कि यदि AB बराबर AD है, जो AB बराबर AD है, जो AB है वो AD के बराबर, अर्थात ये दोनों क्या है? आपस में बराबर हैं। और कोण ABE ये वाला कोण, ठीक है, वो कह रहा है कि 120 डिग्री है। ये कोण आपको 120 डिग्री है। तथा BCA इस कोण के बारे में बात कर रहा है कि वो आपका यहाँ पर 25 डिग्री है, ठीक है। तो CAD का माप क्या होगा? CAD, C कहाँ है? CAD, इस कोण के बारे में पूछ रहा है कि ये कोण क्या होगा। बस इतना ही बात आपको पूछ रहा है। आप चाहें तो इसे आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये कह रहा है कि 120 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पर ये कह रहा है कि 120 डिग्री है। जब ये 120 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी लाइन पर कितना 180 का आपको एंगल बनता है, तो ये 60 डिग्री का हो गया। और यहाँ पर आपको दिया है कि ये भुजा इसके बराबर है, तो ये हुआ क्या? समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। जब समद्विबाहु त्रिभुज हुआ तो इन दोनों भुजाओं के जो निचले वाले कोण है वो क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा? आपको 60 डिग्री कोण हो जाएगा। जब ये 60 डिग्री का कोण हुआ तो इस कोण के बारे में यदि हम बात करें तो ये कोण कितना हो जाएगा? आपको 120 डिग्री हो जाएगा। आशा है कि इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब जब 120 डिग्री हो गया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, आप जानते हैं। तो ये 120 हो गया, ये आपको 25 हो गया, तब 25 120 45, तो बचा कितना? 35 डिग्री। तो ये वाला कोण आपको कितना हो जाएगा? 35 डिग्री का। आशा है कि आपको ये बात आज समझ में आ गई होगी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये सभी क्वेश्चन बहुत बढ़िया समझ में आ गए होंगे। यदि समझ में आ गए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।